अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं यास्मीन आप सभी का स्वागत करती हूँ एबी टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जितेंद्र आव्हाड पर इल्ज़ाम लगे थे, जिसके चलते एमएम विला के मेज़बान होटल में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई गई है। आइए देखते हैं ये वीडियो। जंक्शन की तरफ ये प्रयास इसके लिए है ताकि मेन रोड का ट्रैफिक कम हो जाए। ये अभी तक के काम मैंने गिनवा दिए। अब म्युनिसिपैलिटी की एक पॉलिसी है एआर पॉलिसी, जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन रिजर्वेशन। उस अकोमोडेशन रिजर्वेशन में कोई हाथ नहीं डालता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो बांध के देना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पास 5-6 रिजर्वेशन है बड़े बड़े, जो बांध के देने पड़ेंगे म्युनिसिपैलिटी को, और उसके बदले में उनको बिल्डिंगें बांधने को मिलेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट पास हो चुका है। आने वाले 2 महीने में ये मार्केट बन जाएगा, जिसका प्लान हमारे पास तैयार है और इसका अप्रूवल आ गया है। ये स्कूल और कॉलेज है जो प्लान में डाला गया है। ये 2024 के पहले इसके सब के 3 मंजिले पूरे हो जाएंगे। ये है टीएमटी का बस डेपो, जो आने वाले 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा। और ये ड्रामा थिएटर है, पर हम उसको उर्दू घर में उसको बदल रहे हैं, उर्दू घर बनवाएंगे उसको। ये चारों काम अंडर एआर पॉलिसी किए जाएंगे, जिसके प्लान पास करके हमने हमारे पास लिए हैं। रही स्लॉटर हाउस की बात, तो आज क्या तारीख? 20 फरवरी। मैं फिर से 20 मार्च है तो 22 मार्च को फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और स्लॉटर हाउस कहां बनने वाला है इसकी एग्जैक्ट जगह बताऊंगा। मेरे पास प्लान है, सब है, लेकिन उसमें कुछ फॉरेन कंपनियों से हम बात कर रहे हैं। वो बात हमारी अगर सक्सेसफुल होती है तभी हम जाके वो प्लान आपको बताएंगे, तब तक हम रुके रहेंगे। लेकिन इतनी बात मैं आपके द्वारा मुंब्रा के सभी जनता को बताना चाहता हूँ, मुंब्रा कमसा शील फाटा, कि भाई स्लॉटर हाउस आने वाले 2024 के पहले, यही नहीं, मेरे ख्याल से 2023 फरवरी में हम 2024 जनवरी तक स्लॉटर हाउस पूरा कर डालेंगे। उसके बाद मुंब्रा में देखा जाता है कि गरीबों को शादी करने में दिक्कत होती है, तो हम एक जगह पे आने वाले महीने भर में उसका नारियल फूटने का काम हो जाएगा और फिर उड़ जाएगा। यानी लाइब्रेरी फूट रही है, वो बड़ा हॉल उड़ जाएगा, ग्राउंड +1 का हॉल बनेगा, कम से कम 1000 लोग वहां पे बैठ सकेंगे। तो स्कूलों को भी जब तकलीफ होती है कि अपनी गैदरिंग कहाँ करें, अपने वार्षिक सम्मेलन है वो कहाँ करें, कुछ जात जमात रहती है कि उनको भी जगह लगती है, हॉल लगता है, वो ऐसा हॉल मुंब्रा के सबसे अच्छे जगह पे हम लेके आ रहे हैं। उसका फाइनल कॉल आ गया है। हॉस्पिटल, जो लोग चिल्ला रहे हैं कि प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, मैं उनको बताता हूं कि ये कैशलेस हॉस्पिटल है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं में ऐसी सब बीमारियां हैं जो इंसान को होती है, जिसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो डॉक्टर खुद ले लेता है, लेकिन वो सर्विस देते टाइम तुम्हारे से पैसा नहीं लेता। उसको गवर्नमेंट से आएगा और गवर्नमेंट से अच्छा पैसा आता है। कोई डॉक्टर लॉस एंड प्रॉफिट में जाके काम नहीं करता है, प्रॉफिट के सिवा कोई धंधे वाला काम नहीं करता है। तो ये मैंने अभी आते आते पूछा कि ये फाइनल कॉल पे है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का फाइनल होता है आने वाले महीने भर में, तो मेरे ख्याल से अप्रैल के आखिरी तक
ये हॉस्पिटल किसी एक के ताबे में जाके वो हॉस्पिटल शुरू कर देगा। उसमें भी डायलिसिस मशीन शुरू है, वहाँ पे पेडियाट्रिक्स का ये चालू है, सब इलाज चालू है। कोरोना के काल में हमारे सभी लोगों ने, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया। घर घर खाना पहुंचाया, लोगों की हिफाजत की। जब लोगों को टोक्लिजुमाब और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था तो हमने उसका सप्लाई हॉस्पिटल को भी करवाया। यानी कल से कल को सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर किसी ने दिए होंगे तो ये हमारे ही लोगों ने वहां पे सप्लाई कर दी। ऐसे ही नहीं तो लोगों के बॉम्बे कॉलोनी में जुबियर मच्छी वाला रहता था, जो बेचारा हमारा सबका ही दोस्त था। उसको जब इंजेक्शन लगा तब उसको कहीं नहीं मिला, टोक्लिजुमाब भी नहीं मिला और रेमडेसिविर भी नहीं मिला। मैंने मेरे घर से फ्रिज से निकाल के उसको 8 रेमडेसिविर दिए और 2 टोक्लिजुमाब दिया, तो बेचारा लेकिन नहीं बच सका। लेकिन ऐसे कई लोगों को हमने रेमडेसिविर और टोक्लिजुमाब, जो 40,000 का इंजेक्शन था, ऐसे ही दे दिए कि खुदा से आए थे हमारे पास, खुदा की मर्जी थी, हमने बांट दिया। हमने सभी ने मिलकर प्रयास करके 18 करोड़ रुपए का कोरोना का अस्पताल इधर लाया था। 18 करोड़ रुपया खर्चा करके उसके जो वेंटिलेटर्स थे वो इंपोर्टेड थे, फ्रांस से लाए थे, जो किसी भी हॉस्पिटल में ठाना में नहीं थे। हमारे पास आईसीयू था, हमारे पास कम से कम 100 वेंटिलेटर्स थे। वेंटिलेटर्स मिलते नहीं थे। एक जमाना ऐसा आया था कोरोना में, लोगों को बॉडी लेके यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां भागना पड़ता था। लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल आने से एक तकलीफ दूर हुई कि लोग आते थे, यहीं पे रहते थे। कोकन से 1200 लोग यहाँ पे एडमिट, क्या बोलते उसको, इलाज करवाने आए थे। 1200 लोग बंबई से आए, क्योंकि मुफ्त में होता था इलाज, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे भी लोग काम कर रहे थे, सभी लोग उसमें घुस के काम कर रहे थे। मैं चिल्लाता था भी, चिल्लाता भी था कि आप मत जाओ, आपको हो जाएगा कोरोना, बच के रहो। लेकिन ये डेरिंगबाज लोग हैं, इन लोग जाते थे, करते थे, क्योंकि मैं जिस हालात से मैं बाहर आया हूँ, शायद मुझे खुदा ने फिर से आप लोगों की सेवा करने ही भेजा है। मैं इतना एहसान कभी भी नहीं भूल सकता कि आज मैं जिस जगह पे हूं, जहां भी हूं, उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ किसका है तो एक शरद पवार जी का और एक बुमराह का। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा तब आपने मुझे लीड दी, मुझे लीड देके आमदार बनाया, मुझे काम करने का मौका मिला और मेरी काम पे, ताकत पे मैंने दिखा दिया कि मैं काम कर सकता हूं। बदलते दिनों में फिर कलवा वासियों को भी पता चला कि यह काम करता है। कलवा वाले भी अपने साथ आए। आज मैं ये कह सकता हूं कि मुंब्रा और कलवा साथ साथ में चल रहे हैं। कलवा में एक भी सोसाइटी ऐसी नहीं जहां कंक्रीटीकरण नहीं हुआ। आपके जो जहन में था कि एक अच्छी चीज हमारे यहाँ बननी चाहिए, जाके हमारे बच्चे भूल सके, तो आप जाके देख सकते हैं कि चौपाटी का काम शुरू हो गया, बड़ी जोर से चल रहा है। अब ये सवाल आप पूछेंगे कि आप ये कैसा कह सकते कि आपने किया? मैं नहीं कहता हूं मैंने किया, पर कंसेप्चुअलाइजेशन, सोचना, ये बड़ी बात होती है। ये 2009 के बाद 2014 का मेरा किताब देखो, उस 2014 की किताब में चौपाटी का मैंने उल्लेख कर दिया कि चौपाटी बनेगी। वहां पे जोशी मैडम करके मैडम थी, कलेक्टर, जब उससे बात की उसको ये पसंद आया। उसके पहले जो कलेक्टर था उनका नाम भूल गया मैं, नहीं उसके पहले जराड़ ने बोला मेरे को, मैं करता हूं, लेकिन गणेश नाइक ने उसको रोक दिया तो वो कर नहीं पाया।
लेकिन मनीष ये जोशी मैडम ऐसी थी जो किसी की सुनती नहीं थी। उसने हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट से ये ऑर्डर लेके आई कि ये जमीन के ऊपर अतिक्रमण हुआ है, कोई इसके ऊपर नहीं रह सकता है। और उसने निकालने के पहले ही खेल हुआ। कुछ बीजेपी के लोगों ने देवेंद्र फडणवीस जी को जाके बताया, तो देवेंद्र फडणवीस जी ने वो काम रोकने को किया। पर हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। मेरे और जायसवाल साहब के बहुत अच्छे करीबी संबंध थे। मैंने एक दिन उनको ये पूरा इलाका घूम के बताया और मैंने कहा अगर आप ये काम कर दोगे तो इतिहास आपको याद रखेगा। क्योंकि अगर घूमने आएंगे यहाँ पे लोग, तो लोग अंबरनाथ, कल्याण, भिवंडी सब जगह से ये चौपाटी पे घूमने आएंगे। और क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह शायद ही मुमरा में, शायद ही कलवा में, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए जगह ही नहीं। उस आदमी ने मेरे प्यार में, मुमरा और कलवा के प्यार में और थाना के प्यार में उन्होंने वो मान्यता दी। कुछ एनओसीज बाकी थी इसलिए देरी लगी, वो एनओसीज आ गई है। अब वहां पे चौपाटी काम जोरों से शुरू है। जो एस्केलेटर लोग पूछते थे, सवाल मुझसे ही पूछे जाते थे। मैं बहुत खुश होता हूं कि मुमरा में चिल्खा भी गिरता है, क्या वो केले का, तो लोग मुझे पूछते हैं। एस्केलेटर नहीं है तो भी मुझे पूछते हैं। किसने कुछ कहा तो उसको कभी भी कुछ नहीं पूछते, लेकिन मैं कुछ कहा तो ऐसे कूदते हैं मेरे पर कि मैं ही समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। तो ये सब काम मैंने आपको दिखाए हैं और मैंने जितने काम किए हैं गिन के दिखाए हैं। मैं कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं बताता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि नजर के सामने लाइए 2009 के पहले का मुमरा और नजर पर लाइए 2009 के बाद का मुमरा। आप 2009 के पहले क्यों ऐसे रास्ते नहीं बना पाए थे और 2009 के बाद क्यों ऐसे रास्ते बने? 2009 के पहले क्यों स्टेशन नहीं सुधरा, 2009 के बाद स्टेशन क्यों सुधरा? 2009 के पहले क्यों रिजिमंदर रोड बड़ा नहीं हुआ और 2009 के बाद वो बड़ा क्यों हुआ? 2009 के बाद मित्तल रोड क्यों आया, वो पहले क्यों नहीं आया? आज आप देखिए, टोरेंट पे बहस हो सकती है, मैं भी टोरेंट पे खुश नहीं हूं, लेकिन ग्रेजुएशन का परसेंटेज निकालिए। मुमरा में लाइट अच्छी होने के बाद शायद आपको मालूम नहीं 32 डॉक्टर हुए, 32 डॉक्टर एमबीबीएस। जो मैंने परसों क्लिनिक खोला मेडफोर, उसमें वो निजाम भाई थे, निजाम भाई उसके पार्टनर है निजाम सुबह, इस साल इज डॉक्टर। हमको ये इज्तिमा हो रहा था, यहाँ पे एक लड़का भागते भागते आया, मेरे से हाथ मिलाया। मैंने बोला बेटा क्या करता है? तो बोले मैं BARC में इंजीनियर हूँ। कहाँ बोला? BARC में इंजीनियर हूँ। मैंने बोला तो कहाँ का है? तो बोले मैं मुमरा में रहता हूँ साहब। पर इतना ही है कि मैं बाहर घूमता फिरता नहीं हूँ, कि मेरी बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग है, मुझे लफड़े झमेले में नहीं आना। तो मैं बोला बेटा बहुत अच्छा। फिर उसने इनके सामने कहा कि साहब डेवलपमेंट अच्छी हुई, मुमरा सुधर गया, अब वो परेशानी नहीं है कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा है कि लाइट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? तो रात बेरात जब लाइट जाती है परेशानी होती है, नींद टूट जाती है। नींद टूटने के बाद नींद आने के लिए घंटे लगते हैं, और उसमें पढ़ाई का जो मसला है शाम के बाद वो अब नहीं आता है। ठीक है, अपन बंद कर देंगे वो टोरेंट का जो भी लफड़ा है। आने वाले दिनों में मैं खुद टोरेंट में जाके बैठने वाला हूँ, वो भी मसला खत्म करूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुमरा में आया वो है लिटरेसी परसेंटेज का। साक्षरता जो बढ़ी वो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बढ़ी। मुमरा में जो सर इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे बढ़ी, जरा एक्सप्लेन। जरा एक मिनट भाई, जरा चुप बैठो ना, जरा मैं क्या बोल रहा हूँ जरा मैं सुनने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल न करें। मैंने ये पहला ही बोला है कि मैं मेरी बात रखूंगा, आपको बाद में जो सवाल पूछना है पूछ लेना। तो
एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड मेरा सवाल है। हाँ, तो आप गलत सवाल कर दिया तो मैंने। आपने बाद में पूछिए ना, मैं क्या आपसे रोक रहा हूँ? नहीं, 2 घंटा आप बोलेंगे और उसके बाद 2 घंटे तक हम सवाल करेंगे, इतनी बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कैसी नहीं, दिखाई मैं दे? मेरा पूरा कर दे तो मेरे 2-3 मिनट बाकी है, फिर आप बात करें। अभी आप पूछिएगा, जवाब देंगे। ठीक है, कीजिए, पूछिएगा। ये बदलाव जो आए उससे हालात, शाहिद भाई, नहीं, वो पूछेगा। उसके बाद आपको मालूम है 2009 में यहाँ में 1800 रुपये में फ्लैट बेचा जाता था। आज मुमरा में 6000, 5500, 6000 में फ्लैट बेचे जाते हैं। मुझे मालूम नहीं, इनको ही मालूम होगा भाव क्या है। ये बदलाव के कारण यहाँ से लेके शीलफाटा तक हजारों बिल्डिंगें ऑफिशियल खड़ी हो रही है, और जहाँ ऑफिशियली लोग रहने को आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है अपने इलाके में रहने के लिए। तो आप देखिए दोस्ती, आप देखिए नाइस वर्ल्ड, आप देखिए अटलांटा, ये सब कौसा के हद के बाहर है, डावला गांव के बाहर है। लेकिन ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आई, और एजुकेशन भी अच्छा होने लगा, टीचर्स आने लगी। वो डॉक्टर अजहर, उसने बताया था कि हम जब पढ़ते थे तब कुछ हद तक टीचर्स उतना दमदार नहीं थी, यानी व्हाट आई मीन टू से। तो बोले उसके बाद एक बदलाव आया जब टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सिखाने लगे। ये बदलाव बोलते हैं उसको। आज नेस्को में एडमिशन लेने जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है, आज सिम्बायोसिस में एडमिशन लेने को जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव पॉपुलेशन कब बढ़ता है? पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद बदलता है, बढ़ता है। नहीं तो कौन क्यों रहने को आएगा यहाँ पे? तो ये और बदलाव आएंगे। और मुमरा में एक बैंक जब मैं आया था, बॉम्बे कॉलोनी के दाभोलकर के रोड पे राइट हैंड साइड पे एक बैंक है। आज मालूम नहीं कितने बैंकें हैं। मुमरा में लोन नहीं मिलता था, मुमरा में आपको ब्लैकलिस्ट में डाला गया था। अब लोन मिलते हैं, बैंक खुल रही है। एक जमाना था कि एटीएस हो, सीबीआई हो, नहीं तो बॉम्बे क्राइम हो, कभी भी उठ के घुस जाती थी। आप बताइए मुझे, आप कभी कुंभिंग ऑपरेशन हुआ है, कोई घुसा है यहाँ पर? ये सब मुझे बताइए आप, तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो काम मैंने बताए हैं उसका मुमरा वासियों को बहुत फायदा होगा। खास करके जो हॉकर्स रास्ते में बैठते हैं उनको बैठने के लिए जगह हो जाएगी। और मुमरा का जो मेन रोड है, जो एक जमाने में बॉम्बे पुणे रोड हुआ करता था, वो मुक्त हो जाएगा। तो ट्रैफिक क्लियरेंस और हो जाएगा और मुमरा की और तरक्की होती रहेगी। एक रास्ता जो बनेगा वो चुवा ब्रिज को लेके मित्तल रोड को ज्वाइन हो जाएगा। तो रिक्शा से जो कौसा की तरफ जाने वाली आबादी है, अमीनाबाद, सुकून, ग्रेस, ये सभी, यानी फिर नादुल फला के वो पट्टे में, वो सबको एक आसान सा रास्ता हो जाएगा कि आप इधर से कट मारो, अंदर आओ, मित्तल रोड पे आओ और मित्तल रोड पे जाके आप चले जाओ। हमारी कोशिश अब ये है कि कुछ स्कूल्स लाई जाए ताकि मुमरा के बहुत बच्चे आइरोली और पनवेल जाते हैं सीखने के लिए। कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स लाई जाए ताकि यहाँ पे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। ये सब स्कूल्स लाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं। लाइट जाती नहीं है तभी इंडस्ट्रीज बढ़ती है, जब लाइट जाती है तब इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती, क्योंकि इंडस्ट्रीज को लाइट परवड़ती है, इन्वर्टर और क्या बोलते हैं उसको, जनरेटर, ये नहीं परवड़ता। इंडस्ट्रीज मार खा जाती है खर्चे में। आज एक जमाने में मेट में लोग गाला बेचते थे, भाई गाला ले लो,
आज मुझे जाके बताओ एक गाला खरीदते वहां, लोग गाला नहीं छोड़ते। जो 2009 में जो भाव था, आज उसका भाव 40% में 4% ऊपर 4 दाम ऊपर हो गया। तो ये कैसे हुआ? अचानक हुआ। इसको ही बोलता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया तो भाव आ गया। तो ये काम ऐसा ही नहीं हुआ। इन लोगों ने जो मेहनत की, जैसे मैंने सब ये काम किए, तो अश्विन ने अलमास में सुधराव लगाया, शानू ने दरगाह रोड पे सुधार लाया, किसी ने रशीद कंपाउंड में सुधार लाया, किसी ने जफर शादी महल हॉल के इधर सुधार लाया, जफर नुमानी ने। सभी नगर से वो अपने 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 हल्के को संभाला और सुधारा, इसलिए गलियां भी कंक्रीट की। आज औरतें क्यों वहां लेती है? औरतों को चलने में आसानी होती है, रास्ते अच्छे हैं, ऊपर से लाइट है, तो कोई डर नहीं है। बच्चे खुश हैं कि रास्ते अच्छे हैं। आज सुधरा हुआ उमरा जब देखते हैं स्टेशन से, अगर दोस्तों को बुलाए तो वो स्टेशन नहीं दिखता जहाँ पे आते ही सामने मुर्गे की टांग, सामने ही मच्छी, सामने ही बकरे की टांग। तो दोस्त आते समय सोचते थे कि साला क्या कौन से शर्म लाई है। आज हमारे ही लोग बंबई से अपने दोस्त को बुलाते हैं, दावत देते हैं, खाना खाते हैं और अपना शहर कैसा है लोगों को बताते हैं। मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि आप जाइए गोवंडी, आप जाइए भारत नगर, आप जाइए भिवंडी, आप जाइए मालेगांव और बताइए मुझे कि ऐसे रास्ते, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से शहर। मैं ये कुछ आज बुढ़प्पन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काम हुआ है, काम खुदा ने किया। नहीं कहता तू मैंने किया, मैं जरिया बन सकता हूँ लेकिन मैं खुदा नहीं बन सकता। तो खुदा ने यह काम मेरे से करवाया और मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे बड़ा बनाने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो वो मुमरा वासियों का है। मैं उनके जो एहसान मेरे पे है, वो एहसानों का बोझ मैं कभी भी उतार नहीं सकता। खुदा हाफिज, नमस्कार। सर, हैंगिंग मार्केट के बारे में कई बार अनाउंसमेंट हुए थे। के बारे में जब अनाउंसमेंट हुई तो हैंगिंग मार्केट को स्टेयरकेस थी और स्टेयरकेस का प्रॉब्लम ये था कि अपने लोगों को स्टेयरकेस चढ़ना ये पॉसिबल नहीं था, तो वो प्रोजेक्ट उन्होंने कैंसिल किया। तो हमने उसका पर्याय करके ये मार्केट का प्रपोजल था। आज सर मुबरा और कलवा का सबसे बड़ा दर्द है टोरेंट, और ये टोरेंट जिस मकसद से यहाँ मुझे आपके सवाल का जवाब देने दो कि कलवा में कोई आदमी टोरेंट के बारे में बात नहीं करता है, मुमरा में बात करते हैं। उनके सवालों का जवाब आने वाले दिनों में टोरेंट के साथ बैठ के हम देंगे। टोरेंट का जो मसला है, आप पहले तो हमने आपको बताने की कोशिश की लेकिन आप समझे नहीं। कि आपको पहली बात बता देता हूँ कि टोरेंट मैंने नहीं लाया था। टोरेंट उस जमाने में आया जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे और भाजपा की सत्ता थी। लेकिन सर वो तो कह रहे आपने मांग की थी सर। उसने ये नहीं कहा कि आपने मांग की थी, उसने ये कहा कि मुझे अच्छा लगा कि जितेंद्र आव्हाड को फ्रेंचाइजी के लिए बोल रहा है। अच्छा, एक मेन इशू एक मिनट मुझे बात कर, मेरी बात पूरी हो ना। वो चलो क्लिप चलाओ ना, वो क्लिप चलाओ। अरे हाँ भाई, तुम लोग बात मत करो। ए भाई तुम लोग चुप बैठो। एक लोग बात करो ना, इकबाल भाई, एक लोग। आप लोग पत्रकार एक बात पूछे ना भाई। आप लोग वो क्लिप देख लो, देवेंद्र फडणवीस क्या कहता है ये देख लो, और उसने किस जगह पे मेरा नाम लिया है वो जगह देखो। अच्छा सर, आपने पिछले एक मिनट मैंने देवेंद्र फडणवीस को एमएससीबी के लिए 12 करोड़ रुपए मांग की थी कि हमारी वायरिंग, हमारे जो भी ट्रांसफार्मर है वो बदलने हैं। वो बोला मेरे को नहीं जमेगा, मैं नहीं दे सकता हूँ पैसे ही नहीं है, और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हमको प्राइवेटाइजेशन के सिवा कुछ नहीं जानता है। तो हम भी हालत हमारे खराब थे, कभी रात को 3 बजे आना पड़ता था, रात को 2 बजे आना पड़ता था। तो मैंने बोला ठीक है करवा लो। टेंडर निकला, वो टेंडर 6 लोगों ने भरा। टेंडर खुलने में नहीं जाता था,
मैं मिनिस्टर नहीं था, मिनिस्टर बावनकुळे था, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस था। कंपनी तय करने का मेरा अधिकार नहीं है और प्राइवेटाइजेशन से मुमरा में नहीं आया। आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, जिसके लिए ये जो एमएमआर रीजन है उसके लिए 2 जनों ने टेंडर भरा है, एक अडानी ने और एक टाटा ने। कि तुमको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन हम रोक नहीं सकते। तो प्राइवेटाइजेशन अब पूरे महाराष्ट्र में आ रहा है। दूसरी चीज कि प्राइवेटाइजेशन भी आता है तो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट का दाम ये गवर्नमेंट तय नहीं करती। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन अथॉरिटी है, एनईआरसी, वो अथॉरिटी तय करती है कि तुम्हारे यूनिट का भाव क्या होगा। तो तुम्हारे यूनिट का भाव चंद्रपुर में जो है वही मुमरा में है, मालेगांव में जो है वही मुमरा में है, अकोला में जो है वही मुमरा में है, रत्नागिरी में जो है वही मुमरा में है। तो मुमरा में कोई भाव बढ़ाता है, रत्नागिरी में कोई भाव कम करता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपके मन में अगर कुछ है कि ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है। वो बात तो सही है। आपने एक वीडियो में कहा था कि टोरेंट से बात की है आपने कि पीडी के जो बिल है वो साइड में रख के न्यू लोग नया कनेक्शन। पीडी के बारे में नहीं बोला था मैंने कहा था अगर आपके पास एमएसीबी के मीटर है, लगे हुए हैं, मीटर निकालो, साइड में रख दो, नया मीटर लगाओ, वो मीटर को इतिहास समझ लो, नए मीटर से आपका कनेक्शन शुरू आ जाएगा, नए मीटर का बिल भर दो। दूसरी चीज, अगर आपके बिल पे बिल आता है और उसके ऊपर टोरेंट का बिल आता है और बाद में साइड में एमएसीबी का बिल आता है, तो आप एमएसीबी का बिल मत भरो, आप सिर्फ टोरेंट का बिल भरो, आपको एमएसीबी बिल के लिए पूछा भी नहीं जाएगा। ये 2 बातें मैंने रखी थी और आज भी रख रहा हूं। लेकिन सर केसेस तो फिर भी हो रहे हैं मुमरा के अवाम पर। केसेस उसके बारे में ही आने वाले दिनों में मैं एमएसीबी के उसके मालिक को ही बुलाने वाला हूं टोरेंट के, और वहीं पे ये फैसला किया जाए। एक बात साहब जरूर करना, जो पीडी का आप मुझे मिलिए, तुम्हारी पूरी बात मैं आपको लेके जाऊंगा टोरेंट में, आप भी वहां बात करना। पहले बोले थे लेके जाओ, हाँ, मैं 100% लोगों के सामने बोल रहा हूँ ना, इकबाल भारती को लेके जाऊंगा टोरेंट में। सिर्फ एक फिक्टिशियस एरिया आपके पहली बार मेरे साथ अगर कोई होगा बाजू में तो ये दोनों नहीं रहेंगे, शानू नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, इकबाल भारती रहेगा, बस। सर प्राइवेटाइजेशन तो अपने आप में मसला है, लेकिन उसके बाद में जो प्रशासन आता है वो पार्शियल हो जाता है, उसके बारे में क्या करें? पार्शियल यानी देखिए अभी कितने मसले ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पर जो है ना बिल्कुल सुनवाई नहीं होती, दाढ़ी टोपी बुर्का देख लिए तो वो भगा देते हैं, बात नहीं करते। ये बात मेरे से मत करिए सर, मेरी बात से कभी सर हम अपने अनुभव बोल रहे हैं। मैं ये हिंदू मुसलमान मानता नहीं हूँ कि ये कंपनी में मुसलमान है। अभी टोरेंट के सभी कॉन्ट्रैक्टर लगभग मुसलमान हैं, ये मालूम है आपको? हाँ, तो देख रहे हैं, वो भी लेकिन कलवा में बहुत से अधिकारी जो है ना वो भी कलवा में काम करते हैं। बिल्कुल कभी ऐसी दिक्कत और कंप्लेंट नहीं आई कि ये मुसलमान क्यों कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये बात ऐसी मत करो, ये जो अपने जहन में जाता है ना, ये पूरा माहौल खराब कर देता है। हाथ जोड़ की विनती है कि इसके ऊपर बात करो। आपको ऐसा अगर केस आता है तो मेरे पास लेके आइए, जो आदमी वहाँ पे बैठा है उसके कान के नीचे पड़ेगी और न्याय मिल जाएगा। परसों के दिन भी जो है मैं क्या बोला आपको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करने वाली चीज नहीं, आप मुझे आके पूछिए, उसको एक झपड़ दूंगा और काम करवा दूंगा। सर प्लेग्राउंड के लिए बहुत सी रिक्वेस्ट थी कई लोगों ऐसा है, प्लेग्राउंड आ जाएगा, प्लेग्राउंड तैयार है, 3 एकड़ का प्लेग्राउंड हमेशा के लिए मुमरा को अर्पित किया जाएगा। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बहुत सारे जो विकास हुए शहर के अंदर वो आपने गिनवाए, और जो होने वाले विकास उसकी भी आपने बातें रखी, लेकिन सर इतने 3-3.5 किलोमीटर का शहर मुमरा को, लेकिन शौचालय की कमी नज़र आती है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं शौचालय के लिए, खासकर महिलाएं वो बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल मोहिन भाई आपने पूछ लिया, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। ऐसी और बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए एबी टाइम्स ऑफ महाराष्ट्र के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।